ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं और ये लास्ट टॉपिक है आपके फर्स्ट यूनिट का। और पिछले क्लास से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने डू एंड डोंट्स को देखा था, जो सब स्टेशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिस्ट को हमने देखा था। इसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमने देखा था कि क्या क्या हमें सब स्टेशन में करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए एज़ पर IS स्पेसिफिकेशन फॉर सेफ्टी। और सेफ्टी भी कहाँ, तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में जो पर्सन्स हैं उनके सेफ्टी से रिलेटेड, उनके सेफ्टी से जो कंसर्न मैटर था उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यानी डू और डोंट्स के टेबल को हमने देखा। ठीक है, आज जो आपका टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल फायर से रिलेटेड है। ठीक है, फायर जहाँ कहीं भी होगा, फायर का हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं और उसके एनर्जी का हम लोग फ़ायदा उठाते हैं बहुत जगह। लेकिन फायर कहीं ना कहीं अनकंट्रोल्ड रहा, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं रहा, तो वो बहुत हैज़ार्डस और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट करने वाला होता है और बहुत ज़्यादा डैमेज चीज़ों को और लिविंग बींग्स को पहुंचाने वाला होता है। तो इसके वजह से हमें हमेशा ध्यान देना होगा। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वहाँ फायर का रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि जहाँ कहीं भी हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क कराएंगे, जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिकल वर्क हम लोग कराएंगे और हमारा इलेक्ट्रिकल लोड अगर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली करंट फ्लो होगा हमारे सर्किट से, हमारे कंडक्टर से, वो भी ज़्यादा होगा। और हमें पता है कि करंट के साथ, इलेक्ट्रिकल करंट के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें से एक है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेटली लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट अपने रेटेड वैल्यू से ज़्यादा बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो हीट होगा, मटेरियल जिससे कंडक्टर या वो मटेरियल जिससे होके करंट का फ्लो हो रहा है वो हीटेड अप होगा। तो वहाँ हमेशा फायर का रिस्क, बर्निंग का रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। साथ साथ हम लोगों ने हमेशा देखा है कि कभी भी कोई दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के बीच में हम लोग अगर कांटेक्ट बनाने और कांटेक्ट हटाने की कोशिश करते हैं, यानी कांटेक्ट मेकिंग और कांटेक्ट ब्रेकिंग के समय, ये नेचुरल है कि बीच का एयर कॉलम जस्ट एट द टाइम ऑफ कांटेक्ट मेकिंग एंड जस्ट एट द टाइम ऑफ कांटेक्ट ब्रेकिंग, बीच का एयर कॉलम इतना पतला हो चुका होता है कि वो वोल्टेज जो दोनों टर्मिनल्स के बीच में, या वो पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों टर्मिनल के बीच में है, वो इतना सफिशिएंट हो चुका है कि वो एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन करा दे, एयर का आयोनाइजेशन करा दे और एयर में ही चार्ज जंप कर जाए, जिससे स्पार्किंग और आर्किंग प्रोड्यूस होती है, और जिसकी वजह से हमेशा इलेक्ट्रिकल फायर का डर रहता है, हमेशा बर्निंग का डर रहता है, हमेशा एक्सेसिव हीटिंग का डर रहता है। तो हमेशा जहाँ भी हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल फायर का रिस्क रहेगा। कोई भी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करेंगे, कोई भी चीज़ों का अगर हम लोग साइंटिफिक तरीके से इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हमेशा एक रिस्क इन्वॉल्व रहेगा। लेकिन ये हमारी क्वालिटी होनी चाहिए, ये हमारा सोफिस्टिकेटेड माइंड का कैपेबिलिटी होना चाहिए कि हम चीज़ों को ऐसा डिज़ाइन करें, हम अपने टेक्निक्स को इस तरह से लगाएं कि इन रिस्क को हम मिनिमाइज़ करके चल सकें और कहीं ना कहीं मैक्सिमम सेफ्टी इंश्योर करके कहीं ना कहीं अपने लाइफ को बेटर बना सकें, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को बेटर बना के हम अपने सारे काम को कर सकें और इन्हांस्ड मोड में सारी चीज़ों को हम अपने अनुकूल, अपने कंड्यूसिव बना के चलें। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल फायर पे, क्योंकि हमें हमेशा अपनी मैक्सिमम सेफ्टी को इंश्योर करना है, हमारे काम करने वाले लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है, सो दैट कि अनइंटरप्टेड एक स्मूथ फ्लो से हमारा कोई भी वर्क हो सके, कोई भी इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई चीज़ें हम लोग कर सकें। ठीक है, इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वर्क को हम लोग कर सकें। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल फायर एक मेन कंसर्न है, इंपॉर्टेंट है, हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फायर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस कारण से इलेक्ट्रिकल फायर होता है, डेवलप होता है, यानी काउजेज ऑफ फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल रीजंस। अब फायर बहुत तरह से हो सकता है, लेकिन हमें फोकस करना है कि इलेक्ट्रिकल रीजंस से फायर कैसे हो सकता है, उनके कारणों को हमें देखना है। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं, इफ प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन। ठीक है, हम लोग काउजेज ऑफ फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल रीजंस में आ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल रीजन से जो फायर होते हैं उनके काउजेज को देख रहे हैं। और पहला पॉइंट है, इफ प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट मशीन्स, इट विल रिजल्ट इनटू इलेक्ट्रिक फायर्स। और डेफिनेटली ये चीज़ हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि अगर प्रॉपर केयर, प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिया गया इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस में, इक्विपमेंट्स में, मशीन्स में, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल फायर का रिजल्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फायर के चांसेस हो सकते हैं। हम लोग देख चुके हैं कैसे, हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं किन वजहों से। तो करंट का फ्लो अगर लोड के हिसाब से ज़्यादा है तो डेफिनेटली वहाँ भी हीटिंग इन्वॉल्व होगी, जहाँ आर्किंग और स्पार्किंग हो रही है वहाँ भी हीटिंग इन्वॉल्व होगी, तो इलेक्ट्रिकल फायर का वहाँ पे रिजल्ट हो सकता है अगर हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लें। ठीक है,
सेकंड में आ जाते हैं, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फायर्स आर ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द इंस्टॉलेशन वर्क और व्हेन द लोड ऑन ए पर्टिकुलर सर्किट इज मच मोर देन इट्स कैपेसिटी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान में रखना है कि हम चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं तो हम एज एन इंजीनियर हम जानते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमने जो सर्किट को बनाया है, हमने उस सर्किट से जो लोड दिया है वो लोड की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, तो डेफिनेटली उस लोड पे मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है और उस मैक्सिमम करंट के हिसाब से, उस अप्लाइड वोल्टेज के हिसाब से ही हम चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे, खासकर इंसुलेशन को डिज़ाइन करेंगे और कंडक्टर के मटेरियल को डिज़ाइन करेंगे, उसके इंसुलेशन के मटेरियल को डिज़ाइन करेंगे। यानी एज एन इंजीनियर हम लोग इतने सक्षम हैं, हम लोग इतने लॉज को पढ़ चुके हैं, हम लोग इतने फेनोमेनन्स को सीख चुके हैं कि हम बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमने ये पर्टिकुलर सर्किट बनाया, इसमें हमारा अप्लाइड वोल्टेज इतना है और हमने इतना लोड अप्लाई किया तो डेफिनेटली कितना लोड करंट फ्लो होना चाहिए और कितना उस लोड करंट के करस्पॉन्डिंग कितना हीटिंग हो सकता है। जाहिर है हम मटेरियल को ऐसा ही डिज़ाइन करेंगे जो उस हीटिंग को झेल सकने में सक्षम हो। और हमने जब कैलकुलेट कर लिया कि इतना मैक्सिमम लोड हम इसमें दे रहे हैं और इतना लोड करंट फ्लो होगा, यानी हमने रेटेड करंट को भी निकाल लिया। रेटेड करंट के हिसाब से हमने सारी चीज़ों को डिज़ाइन कर लिया, चाहे वो कंडक्टर का मटेरियल हो, चाहे इंसुलेशन का मटेरियल हो, चाहे बाकी सारी चीज़ें हो, चाहे आपके सर्किट ब्रेकर की रेटिंग हो, आपके सेफ्टी डिवाइसेस की रेटिंग हो, सब हमने डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, सब हमने डिज़ाइन कर लिया। लेकिन होता है किसी न किसी वजह से अगर कोई फॉल्ट हुआ तो करंट अपने रेटेड वैल्यू से बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फॉल्ट्स तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह से हम उनका कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली देखा जाए ना तो फॉल्ट्स के अंदर होता क्या है ना, या तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट नहीं तो ओवरलोड। दोनों ही केस में करंट अपने रेटेड वैल्यू से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो डेफिनेटली हमने अपने कैलकुलेशन से, हमने अपने एनालिसिस से, हमने अपने कंसेप्ट से, हमने सीखी हुई चीज़ों के हिसाब से हमने कैलकुलेट करके रेटेड वैल्यू निकाल लिया। उस रेटेड वैल्यू के हिसाब से हमने चीज़ों को डिज़ाइन किया, मटेरियल्स को डिज़ाइन किया। लेकिन फॉल्टी कंडीशन में करंट्स उस रेटेड वैल्यू से बहुत ज़्यादा, कई टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज कर गया। डेफिनेटली अब हाई हीटिंग होगी और हमने चीज़ों को डिज़ाइन किया था रेटेड वैल्यू के हिसाब से, रेटेड करंट के हिसाब से, तो जाहिर है अब रेटेड वैल्यू से कई टाइम्स करंट ज़्यादा इंक्रीज कर चुका है, तो जाहिर है अब इतनी हीटिंग होगी जिसको झेलने के लायक हमारा मटेरियल है नहीं। एक पहली चीज़। दूसरा क्या है कि हम लोग जान भी जाएं कि रेटेड वैल्यू इतना है, लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ मटेरियल हमने नहीं ठीक रखा, उस रेटेड वैल्यू पे कितनी हीटिंग होगी और उस हीटिंग को झेल पाने में जो सक्षम जो मटेरियल होगा उससे हमने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ अगर कर दिया तो भी फॉल्ट हो सकता है, तो भी इलेक्ट्रिकल फायर डेवलप हो सकता है। तो यही चीज़ें हैं, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फायर्स आर ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल। हम लोग जान रहे हैं कि रेटेड वैल्यू इतना होगा, उस हिसाब से हमें द बेस्ट पॉसिबल मटेरियल लगाना है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स लगाना है जो उस हीट को झेल सके। अगर हम नहीं लगाएंगे तो डेफिनेटली फायर का रिस्क होगा। तो पहला तो कारण है पुअर क्वालिटी। ठीक है, दूसरा क्या है, व्हेन द लोड ऑन ए पर्टिकुलर सर्किट इज मच मोर देन इट्स कैपेसिटी, यानी सर्किट का लोड अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा हो जाए, डेफिनेटली लोड करंट बहुत इंक्रीज कर जाएगा। अगर कहीं फॉल्ट्स हो, शॉर्ट सर्किट हो, डेफिनेटली करंट, रेटेड करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली उस केस में हीटिंग भी अपने रेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू से बहुत ज़्यादा होगी। और जाहिर है हीटिंग जब बहुत ज़्यादा होगी, चीज़ों के आसपास हमेशा ध्यान में रखना फायर क्यों डेवलप होता है। जैसे सपोज दैट एक मान लो प्लास्टिक की बनी हुई किसी चीज़ को हमने रखा है, इसमें फायर कैसे डेवलप होगा, टेक्निकल रीज़न बताना। ये नहीं कहना है कि माचिस गए और जाके ऐसे माचिस से जला के लगा दिए। आई एम आस्किंग आउट टेक्निकल रीज़न। कभी भी फायर, और इलेक्ट्रिकल फायर ही मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आई एम नॉट आस्किंग आउट ओनली इलेक्ट्रिकल फायर। किसी भी तरह से अगर एक प्लास्टिक के बने हुए मटेरियल को, ठीक है, या पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी के बने हुए मटेरियल को हमने यहाँ पे रखा है, ये टेक्निकली बताइए कि फायर कैसे इसमें डेवलप होगा। एनीवन? टेक्निकली बताइए। ये साइंस में भी पढ़ाया जाता है, आपको क्लास 6 और 7 में पढ़ाया गया होगा कि चीज़ों में फायर कैसे डेवलप होता है। टेक्निकल रीज़न बताना, किसकी वजह से? अरे नहीं, मीथेन गैस की तो यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है। जैसे मान लो आपका एक घर है, एक रूम है, रूम में ये हमने पीवीसी का मटेरियल रख दिया, या कोई भी मटेरियल, मान लो मोमबत्ती ही हमने रख दिया, ठीक है, या कोई भी चीज़, वुडन ऑब्जेक्ट ही हमने रख दिया। टेक्निकली बताइए कि इसमें फायर कैसे डेवलप किया जा सकता है। अब वो मत बताना कि माचिस गए या लाइटर गए जला के इसमें लगा दिए। टेक्निकल रीजन, आई एम आस्किंग अबाउट द टेक्निकल रीजन। हाँ, टेम्परेचर बोलो। यस,
कंबशन, फिर से बोलना एक बार जोर से। दैट इज नॉट कंबशन टेम्परेचर, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर, हमेशा याद रखिएगा। कंबशन एंड इग्निशन आर डिफरेंट थिंग्स, बताएंगे आपको। कंबशन एंड इग्निशन आर डिफरेंट थिंग, दैट आर नॉट सेम। लगता है एक जैसा लेकिन अंतर है उसमें। जिस तरह बॉइलिंग और इवापोरेशन लगता है एक जैसा लेकिन बॉइलिंग और इवापोरेशन अलग अलग होता है, उसी तरह इग्निशन और कंबशन अलग है, बताएंगे उसको, ठीक है। यानी टेक्निकली हमने समझ लिया कि जब जिस मटेरियल की हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे मान लो ये वुडन मटेरियल है, इस वुडन मटेरियल के सराउंडिंग का टेम्परेचर जब इस वुडन मटेरियल के इग्निशन टेम्परेचर के बराबर पहुंच जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, तब वो मटेरियल फायर कैच कर लेगा। गॉट दैट? दिस इज द टेक्निकल रीजन। आप लोग इंजीनियर है ना, आप लोग को टेक्निकल रीजन बताना है, ये नहीं कि जाएंगे लाइटर जलाएंगे और आग लगा देंगे, ये नहीं। टेक्निकल रीजन क्या है कि किसी भी मटेरियल में आग कब लगेगा, फायर कब डेवलप होगा, जब उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर उस मटेरियल के इग्निशन टेम्परेचर के बराबर पहुंच जाए या उसके ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो डेफिनेटली जहां कहीं भी हीटिंग हो रही है, हीटिंग जब इतनी ज़्यादा हो जाए कि उस मटेरियल के इग्निशन टेम्परेचर के बराबर पहुंच जाए, तो डेफिनेटली वो मटेरियल फायर कैच कर लेगा। जैसे हमने इंसुलेशन डिज़ाइन किया, हमने कंडक्टर का मटेरियल डिज़ाइन किया, कंडक्टर के मटेरियल के या इंसुलेशन के मटेरियल के इग्निशन टेम्परेचर तक जब हीटिंग हो गई तो डेफिनेटली वो मटेरियल में फायर डेवलप हो जाएगा। गॉट दैट? तो ये रीज़न है इलेक्ट्रिकल फायर डेवलप होने का। अभी प्राइमरली हमने इन थोड़ी सी चीज़ों को देखा, आगे हम लोग और डिटेल से बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, तो वही जो बताया गया कि जब आपका लोड एक पर्टिकुलर सर्किट में बहुत ज़्यादा हो जाए उसकी कैपेसिटी से, तो डेफिनेटली वहाँ फायर डेवलप हो सकता है। यानी उसका मतलब ही है क्या, लोड ज़्यादा होने का क्या मतलब है, वेरी लार्ज करंट का फ्लो होना। डेफिनेटली लोड ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वेरी लार्ज करंट फ्लोज टू द सर्किट टू सप्लाई हेवी लोड्स either motors, coolers, heaters, causing burning of insulation in connecting wires and resulting into fire। अब देखो होगा क्या कि इस तरह से जब लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो डेफिनेटली बहुत लार्ज करंट फ्लो करेगा और जो भी वहाँ पे हेवी लोड है उसको फुलफिल करने के लिए, और नतीजा होगा कि जो भी इस तरह के डिवाइस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे मोटर्स हो, कूलर्स हो, हीटर्स हो, इस तरह के जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, वहाँ पे इंसुलेशन की बर्निंग हो जाएगी। जैसे ही इंसुलेशन की बर्निंग हो जाएगी, फर्दर और वायर्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, कंडक्टर्स, फर्दर और शॉर्ट सर्किट बढ़ जाएगा और शॉर्ट सर्किट से और ज़्यादा हीटिंग डेवलप होगी और ज़्यादा सीवियर कंडीशन डेवलप हो जाएगा। पहले तो हीटिंग से इंसुलेशन ब्रेक हुआ, इंसुलेशन मेल्ट कर गया, इंसुलेशन बर्न कर गया बहुत सारे वायर्स का, केबल्स का, और इंसुलेशन मेल्ट करने की वजह से 2-3 वायर का इंसुलेशन अगर मेल्ट करता है तो जाहिर है उसके कंडक्टर सब आपस में चिपक गए, तो वहाँ भी शॉर्ट सर्किट डेवलप होगा, फर्दर और हीटिंग होगी और फर्दर और फायर सीवियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब काउजेज हैं यहाँ पे। हम लोग आगे आ जाते हैं अब अगले पॉइंट में, ठीक है। कनेक्टिंग वायर में जो हीटिंग होगी हमने देख लिया। अगले पॉइंट में आ जाते हैं। इन सम केसेस प्रोटेक्टिव रिलेज आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन व्हेन द करंट exceeds a predetermined value but the setting may not be correct or the relay failed to operate। अब देखो हम लोग करते क्या है, ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोटेक्टिव रिलेज को लगा देते हैं। किस लिए? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। कहाँ प्रोटेक्शन देना है? तो जब करंट अपने प्रीडिटरमाइंड वैल्यू से इंक्रीज कर जाए तो रिले वहां पे एक्ट करने लगेगा, रिले अपना काम करेगा और सर्किट को डिस्कनेक्ट करने के लिए सर्किट ब्रेकर्स को कमांड प्रोवाइड देगा, ठीक है। तो रिले हम लोग क्यों लगाते हैं कि फॉल्ट को सेंस करके उसके करस्पॉन्डिंग एक सर्टेन रेंज ऑफ करंट सर्किट ब्रेकर को जाए और सर्किट ब्रेकर वहां से ऑपरेट करे। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग कोशिश करेंगे कैसे प्रोटेक्शन देने के लिए, तो हम लोग रिले से प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेंगे कि जब करंट अपने प्रीडिटरमाइंड वैल्यू से इंक्रीज कर जाए तो रिले ऑपरेट करा दे सर्किट ब्रेकर को और वहां से डिस्कनेक्ट हो जाए, हम लोग शायद बच सकें। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी रिले की सेटिंग करेक्ट नहीं हो सकती है। यानी जाहिर है रिले को हमने डिजाइन किया तो रिले को 2 चीज़ें तो करना होगा, यानी रिले को स्क्रीन आउट करना आना चाहिए कि कौन सा कंडीशन हेल्दी है और कौन सा कंडीशन अनहेल्दी है, ठीक है। यानी कौन सा कंडीशन सही है और कौन से कंडीशन में हम लोग वहाँ फॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर है रिले कैसे काम करेगा, तो करंट के कैपेसिटी के हिसाब से। तो रिले को जो हमने डिज़ाइन किया, रिले को हमने सेट किया कि नॉर्मल रेटेड वैल्यू करंट का ये है और इससे अगर एक्सीड करेगा तो डेफिनेटली रिले को ऑपरेट करना चाहिए। अगर हमारी ये सेटिंग सही नहीं हुई तो डेफिनेटली रिले ऑपरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। रिले फेल्स टू ऑपरेट, तो वैसे सिचुएशन में
वैसे सिचुएशन में कंडीशन सीवियर हो सकता है और इलेक्ट्रिकल फायर को हम लोग रिले लगाने के बाद भी इलेक्ट्रिकल फायर को डेवलप होने से शायद नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे केसेस में मैक्सिमम प्रिकॉशन लेना होता है और रिले की सेटिंग को प्रॉपरली एडजस्ट करना पड़ता है कैलकुलेटेड वैल्यूज़ के हिसाब से कि नॉर्मल वैल्यूज़ पे योर करंट शुड बी लाइक दिस अमाउंट एंड फॉर द फॉल्टी कंडीशंस करंट अपने रेटेड वैल्यू से कितना इंक्रीज करेगा और जैसे ही इंक्रीज करेगा तो रिले को कितने वैल्यू पर सेंस करना होगा कि ये फॉल्टी कंडीशन है और कब कितने पे कमांड देना होगा। ये हमें सेटिंग, ये एडजस्टमेंट हमें अगर प्रॉपर तरीके से कर लें हम लोग तो बच सकते हैं, अदरवाइज ये मेथड भी फेल कर जाएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग। द फायर कैन ऑल्सो टेक प्लेस ड्यू टू शॉर्ट सर्किट बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल वायर और बिटवीन टू फेज वायर्स एंड द प्रोटेक्टिव डिवाइस फ्यूज और रिले बिकम इनऑपरेटिव, ठीक है। अब देखो कभी कभी होता है ना कि फायर डेवलप हो सकता है और जिसकी वजह से फायर शॉर्ट सर्किट की वजह से डेवलप हो सकता है। किसके बीच में? फेज और न्यूट्रल के बीच में शॉर्ट सर्किट से डेवलप हो सकता है, या दो फेज के बीच में शॉर्ट सर्किट होने से फायर डेवलप हो सकता है, ठीक है, या प्रोटेक्टिव डिवाइसेस में फायर डेवलप हो सकता है। और उसकी वजह से होता है क्या कि कभी कभी फ्यूज और रिले जो होता है ना इनऑपरेटिव हो जाता है, ठीक है। अगर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के पास फायर डेवलप हो रहा है तो हो सकता है उसमें इंटरनल डैमेज कर दे और जो फ्यूज है और रिले है वो इनऑपरेटिव हो जाए, ठीक है। तो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। आगे हम लोग आ जाते हैं। इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इफ ए ग्राउंड फॉल्ट टेक्स प्लेस बिटवीन लाइव वायर एंड फ्रेम ऑफ द बॉडी ऑफ ए मशीन एंड प्रोटेक्टिव फ्यूज बीइंग ऑफ वेरी हाई कैपेसिटी। अब देखो कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है कि आपका जो प्रोटेक्टिव फ्यूज है ना उसको हमने डिज़ाइन किया है वेरी हाई कैपेसिटी के लिए, यानी करंट का रेंज अगर बहुत ज़्यादा होगा तब उसको ऑपरेट करने के लिए हमने डिज़ाइन किया है। लेकिन अचानक से ऐसा हो सकता है कि ग्राउंड फॉल्ट डेवलप हो सकता है लाइव वायर और किसी मेटालिक बॉडी के फ्रेम में। जैसे आपका मशीन है, उसका मेटालिक बॉडी है, उसका फ्रेम है, तो उसके अंदर का जो सर्किट है, मशीन के अंदर का जो ऑपरेटिंग सर्किट है, उसका लाइव वायर हो सकता है किसी ना किसी वजह से शॉर्ट कर जाए, ग्राउंड से टच कर जाए, ठीक है। तो ग्राउंड टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है, वहाँ डेवलप हो सकता है। उस केस में क्या है कि वो फॉल्टी करंट बहुत कम है क्योंकि आपका इंटरनल फेज बॉडी फ्रेम से टच कर रहा है और वहाँ से वो फॉल्ट हो रहा है, फॉल्ट डेवलप हो रहा है। वहाँ पे जो रेटेड करंट है वो बहुत कम है और आपने जो डिज़ाइन किया है फ्यूज़, वो फ्यूज़ की रेटेड कैपेसिटी बहुत हाई कैपेसिटी की है। तो डेफिनेटली उस छोटे से फॉल्ट पे ये आपका फ्यूज़ ऑपरेट नहीं करेगा और धीरे धीरे कंडीशन सीवियर हो जाएगी। हीटिंग डेवलप होते होते इतनी हीटिंग हो जाएगी कि वहाँ फायर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ काउजेज़ हैं और इसमें एक और काउज हम लोग देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फायर is in all the cases due to overheating of insulation which after some time loses its property and catches fire, ठीक है। और मैक्सिमम केसेस में या लगभग सारे केसेस में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फायर जो डेवलप होता है ना वो इंसुलेशन के ओवर हीटिंग के कारण डेवलप होता है, इंसुलेशन के ओवर हीटिंग के कारण डेवलप होता है। और जैसे ही इंसुलेशन की ओवर हीटिंग होगी ना थोड़ी देर के बाद इंसुलेशन डेफिनेटली अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। हीटिंग से क्या होता है, हमने केमिस्ट्री में हमेशा देखा है ना कि हम लोग हीट कहीं पे देते हैं तो हम लोग रिएक्शन शुरू कर सकते हैं, जस्ट इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीटिंग के वजह से हम किसी चीज़ के स्टेट को चेंज कर सकते हैं, हीटिंग के वजह से हम उसके एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं, हीटिंग की वजह से हम मॉलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। तो हीटिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे केमिस्ट्री के हिसाब से। होता क्या है, आप सबने देखा है कि हीटिंग की वजह से हम लोग स्टेट चेंज कर सकते हैं। हम लोग आइस लेंगे, हीट कर देंगे, उसका स्टेट चेंज हो गया, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हम लोग एल्यूमिनियम के सैंपल को लेते हैं, उसको हीट कर देते हैं, पता चलता है वो फैल गया, ठीक है। मरकरी का रिस्पॉन्स हीट में हम लोग देख ही चुके हैं। तो डेफिनेटली हीटिंग से क्या होगा ना, इंसुलेशन की जैसे ही ओवर हीटिंग होगी तो थोड़े टाइम के बाद उसका क्वालिटी डिटोरिएट करने लगेगा। उसका क्वालिटी डिटोरिएट करने लगेगा तो क्वालिटी जब उसकी ख़राब हो रही है तो डेफिनेटली उसको हमने बनाया है इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई तो इंसुलेशन प्रोवाइड करने में वो सक्षम नहीं है। जैसे ही इंसुलेशन फेलियर होगा, बर्निंग हो जाएगा इंसुलेटर का, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल का, तो डेफिनेटली वहाँ से अब क्या हुआ, आपका कंडक्टर ओपन हो गया, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में ओपन हो गया। किसी और कंडक्टर का भी अगर इंसुलेशन डैमेज हो गया, वो दोनों आपस में सटेंगे, अगेन शॉर्ट सर्किट होगा, अगेन हीटिंग होगा, अगेन सीवियर कंडीशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल फायर का कारण बनती हैं, ठीक है।